बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ तकी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कि आज PDM का इजलास हुआ, जो कि अपोजिशन की 11 जमातें जिसमें शामिल हैं, और उसमें चार्टर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक कमेटी भी तश्कील दी गई है और चार्टर ऑफ पाकिस्तान में कुछ निकात भी शामिल किए गए हैं, और जिसकी बुनियाद पर आइंदा का लाहे अमल जो है किस अंदाज में चला जाएगा और क्या डिमांड्स होगी, इसका भी जिक्र करेंगे। ये मुशावरत हुई है आज, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत, उसमें भी कुछ अहम फैसले किए गए हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। और साथ साथ जो कोरोना की सूरत हाल इस वक्त बढ़ रही है, उसमें क्या अहम फैसले मुतवक्के हैं, मुख्तलिफ सूबे मुख्तलिफ नौइयत के जो इक़दामात और फैसले कर रहे हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। और फिर हम बात करेंगे CDA के हवाले से कि इस्लामाबाद में उसकी कारकर्दगी कैसी है। सजाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये बात कि PDM का आज सरबराही इजलास हुआ, आपके इल्म में है, एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की है और उसमें बहुत से मुजवज़ा जो निकात शामिल हैं, लेकिन उस कमेटी को बहरहाल आज बनाया गया 5 रुकनी कमेटी है और वो उसकी फ़ाइनल जो है निकात उसको लाए अमल को तय करके सामने रखेगी। क्या समझते हैं आप, अब PDM का वो मामला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद जिसका इंतज़ार था वो स्पीड अप होने लगा? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि PDM पहले भी काफ़ी तेज़ चल रहा था और PDM की जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो काफ़ी सख्त था। PDM में मियाँ नवाज शरीफ का जो बयानिया था वो काफ़ी सख्त था। फिर जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ ने बाकायदा इदारों के नाम लेकर, उनके हेड्स के नाम लेकर जो क्वेश्चन पूछे, उससे काफ़ी सूरत हाल जो है वो कशीदा हो गई थी और बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि जो इलेक्शन हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनमें से शायद पीपल्स पार्टी जो है वो उसको फ्री हैंड मिल जाए और वो वहाँ जीत जाए और कोई हुकूमत बना ले, तो शायद वो PDM में उस तरह ना रोल करे, या वो फिर आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो अपना कोई असर रसूख इस्तेमाल करके मियाँ नवाज शरीफ के बयानिया में कोई लचक पैदा कर सकते थे। अब मेरा ख़्याल में कि अपोजिशन के पास खोने के लिए कोई चीज़ नहीं रही। PDM के शामिल जमातों में और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ जो गिलगित में हुआ, और ये होना था। देखें, कल भी हमने इस पर बहुत डिटेल से बात की कि शेख रशीद साहब ने तो बहुत पहले ये कह दिया। अब कोई आदमी, कोई अदालत, कोई ऐसा है जो JIT एक बनाए और उस JIT में शेख रशीद से ये पूछा जाए कि भाई आपने ये कैसे कह दिया कि वहाँ ये आएंगे और उसी तरह रिज़ल्ट आए हैं। देखें, आप सियासतदान हो सकते हैं, नजूमी तो नहीं हो सकते ना। तो ये चीज़ें जो हैं, जो मामलात हो गए हैं और उन मामलात को शेख रशीद के बयानात से मशकूक कर दिया गया है। अब PDM के पास सिवाय इसके कि वो एक मज़ाहमत की बड़ी तारीख शुरू करें, कोई चीज़ मेरे ख़्याल में नहीं रही। और अब अगले वो जा रहे हैं, मुल्तान जलसा करने जा रहे हैं, फिर पेशावर में जलसा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब PDM की जो सरगर्मियाँ हैं पहले से ज़्यादा होंगी। अब उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है जिसमें एक चार्टर होगा, चार्टर ऑफ पाकिस्तान होगा। उसमें ये होगा कि आइन की बालादस्ती कैसे हो, पार्लिमान की बालादस्ती कैसे हो, और हर इदारे को, तमाम इदारे जो हैं वो अपने अपने जो आइन में दिया गया दायरा कार है उसके अंदर उनको कैसे रखा जाए। बातें काफ़ी आगे निकलेंगी और मेरे ख्याल में अब चीज़ें और तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। इसी वाले से आज PDM के इजलास में क्या कुछ हुआ, इसकी कहानी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर हैं कमरान चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया कमरान चौधरी साहब, आपने कवर किया इस इवेंट को। क्या कुछ आपने देखा और क्या क्या फैसले हुए? जी बिल्कुल, PDM का इजलास जो है वो अब से कुछ देर कबल ख़त्म हुआ है और थोड़ी ही देर में जो है वो मीडिया टॉक करने जा रहे हैं। PDM के सरबराहान मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में ये इजलास जो है वो नून लीग के सेक्रेटेरिएट में तकरीबन दोपहर 3 बजे शुरू हुआ था। अपोजिशन की तमाम जमातों के कायदीन जो है इस इजलास में शरीक हुए हैं। स्टीयरिंग कमेटी की जानिब से सरबराही इजलास को कल के इजलास में जो किए गए फैसलों के बारे में तफसीलन आगाह किया गया है। सरबराही इजलास जो अभी मुनक्कद किया गया है यहाँ पे नून लीग सेक्रेटेरिएट में, उसमें मिसाके पाकिस्तान के मसौदे को जो है वो रस्मी शक्ल देने के हवाले से मुशावरत की गई है। गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं और उसके बाद जो धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से, उस पर जो है वो तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। पेशावर समेत PDM के आइंदा जलसों से मुताल्लिक मुशावरत भी की गई है और PDM की जो अहम बैठक थी इसमें जो है वो
चार्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा जेर गौर रहा है हमारे जराये के मुताबिक। और इसको इसमें जो मुशावरत में चार्टर ऑफ पाकिस्तान के चंद अहम नुकात जो हमारे जराये ने हम तक पहुंचाए हैं, उसमें जो है वो हुकूमत का खात्मा अव्वलीन तरजीह जो है वो बताया गया है। आइन की बालादस्ती शफाफ इंतखाबात में चार्टर ऑफ पाकिस्तान को शामिल किया गया है। इसके साथ साथ 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मुल्की मईशत की बहाली के लिए आज़ाद मीडिया और आज़ादी इज़हार राय का दिफा किया जाएगा। महंगाई, गुर्बत का, बेरोजगारी का जो खात्मा है, और इसका हवाले से आइंदा जो अपोजिशन के जलसे होंगे उसमें इस पर भरपूर जो है वो अपोजिशन जमातें जो हैं वो आवाम में महंगाई के लिए जो है वो एक आवाज़ उठाएंगी। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि पीडीएम के आज के इजलास में चार्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए मजीद मुशावरत के लिए जो 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी में एहसन इकबाल हैं, शेरी रहमान हैं, रजा रबानी हैं, खुरम दस्तगीर और मुर्तजा कामरान को भी शामिल किया गया है। साथ में ये भी बताता चलूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे वो गिलगित बल्तिस्तान से वीडियो लिंक के जरिए जो है वो इजलास में शरीक हुए हैं। सरदार अख्तर मेंगल जो थे वो भी इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे, तो वो भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए थे। और इससे कबल इतलात हमें ये दी गई थी कि नवाज शरीफ जो है वो भी इजलास में शरीक होंगे। ताहम अब से कुछ देर कबल नमाज मगरब का जब वक्फा हुआ तो उसके दौरान मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में जो है वो ये बताया कि नवाज शरीफ के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल थे, लेकिन उनकी अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है और उन्हें गुर्दों का शदीद मसला जो है वो दरपेश आया है। आवाम से जो है वो दुआ की अपील भी की उन्होंने। ताहम पीडीएम का इजलास जो है वो अब खत्म हो गया है और अब से कुछ देर के बाद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और बाकी अपोजिशन जमातों की आला क़यादत जो है वो नून लीग सेक्रेटेरिएट से जो है वो मीडिया ब्रीफिंग करने जा रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ये सब कुछ है जो सामने आया है मौलाना फजल रहमान। कुछ देर में वैसे मीडिया से टॉक में वो मजीद बातें भी करेंगे, लेकिन ये लग रहा है कि अब जो है वो भरपूर तैयारी के साथ आगे बढ़ने लगे। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अभी हमारे रिपोर्टर कामरान चौधरी साहब ने ये बताया कि मरियम नवाज साहबा ने बताया है कि मियाँ नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब हो गई, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आमीन। मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ कल जो है उन्होंने आधा घंटा आसफ अली जरदारी साहब से बात की है जी। अच्छा। और जी, और उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान समेत बहुत अहम इश्यूज़ पर उनसे बात की है। और पीपल्स पार्टी के ज़राए ने ये बताया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आसफ अली जरदारी साहब और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान तय हो चुकी हैं, और अब उसी जो पॉलिसी तय हुई है उसी पर अमल दरामद शुरू होगा। इसमें यह भी बताया गया है कि ये बिल्कुल रेडी हैं जो पीपल्स पार्टी वाले हैं सिंध गवर्नमेंट से रिज़ाइन करने के लिए। अब ये देखना है इन्होंने कि मुनासिब कौन सा वक्त है ताकि ये हम दें और सेनेट इलेक्शन को रोका जाए। इस पर भी काफ़ी बातचीत हुई है, और जो नताइज दिए गए हैं गिलगित बल्तिस्तान में उन पर भी यकीनन जहाँ हैरत का इजहार की गई है वहाँ ये सारी चीज़ों पर हुआ है कि इस अमल को कैसे शफाफ बनाया जाए। मैं ये समझता हूँ कि अब पीडीएम जो है उसके पास अब सिवाय जलसे जुलूस करने के कुछ नहीं है। या तो वो कहते हैं जी हम इस हुकूमत का ख़ात्मा है, आज भी जो उन्होंने चार्टर ऑफ पाकिस्तान में पहला एजेंडा ये रखा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो किस तरह इसको करेंगे। क्या वो कोई तरीक़े अदम एतमाद, देखें जो आइनी तरीक़े हैं उससे तो बज़ाहिर नहीं लग रहा कि ये कोई हुकूमत को तब्दील कर पाएंगे। ठीक है, क्या ये जो अदम एतमाद की अगर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तारीख लाते हैं इन हालात में, जब गिलगित में भी जीत गए हैं और वहाँ इनकी हुकूमत बनवाई जा रही है, तो ये कौन कैसे हैं, मतलब किस उस तरह ये अदम एतमाद की तारीख जो है ये कामयाब कर पाएंगे, और कौन कामयाब होने देगा। जैसे चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ आप देखें ना, जब लोग खड़े हुए थे तो 60 से ज़्यादा लोग थे, और जब वोट डालने के तो 14-15 लोग वोट जो है वो नहीं तो वो टेक्निकली वैसे जो है वो जिस तरह से वो गेम हुई, तो आप समझते हैं कि अब भी वही हो सकता है जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नहीं हुई तो वज़ीर आज़म के खिलाफ। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, जो मरियम नवाज साहबा ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया था, मुस्लिम लीग वाले हैं तो बड़े जुगादरे ही, लेकिन वो शायद उसकी वजाहत पूरी तरह नहीं कर सके। उनका कहने का मतलब ये था कि जब ये हुकूमत जाएगी तो फिर इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी। मेरे ख्याल वो कहना ये चाह रही थी कि जब अपोजिशन वाले इस हुकूमत को तब्दील करना चाहें या इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाना चाहें तो उस दौरान इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत का साथ ना दे, किसी तरह इन पर इनके लिए दीवार ना बने। सही है, तो ये वो कहना चाह रही थी। ठीक है, ये तो एक था, लेकिन क्या अब वो जो चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात थे और मौजूदा हालात जो हैं वो यकसा हैं या नहीं है, इस पर जिक्र करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं पीडीएम के इजलास की और चार्टर ऑफ पाकिस्तान की। सयातरीन साहब, ब्रेक से पहले ये सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था कि वज़ीर आज़म के अगर तरीके अदम एतमाद आप बात कर रहे हैं कि आइनी तौर पर उनको तब्दील करते हैं और वो लाई जाती है तो उसमें वही सूरत हाल पैदा हो सकती है चेयरमैन सेनेट की। तो क्या चेयरमैन सेनेट के वक्त के और आज के हालात यकसा हैं? जी, गिलगित से जो नताइज आए हैं उन नताइज से बिल्कुल लगता है कि हालात यकसा हैं और उनसे पहले से भी बेहतर हैं। अच्छा। और मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन की कोई तारीख जो है अदम एतमाद वो कामयाब हो सके। ऐवान के अंदर मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन जो है वो कुछ कर पाए। यही वजह है कि अपोजिशन का जो आज का इजलास हुआ है उसमें वो चीज़ें तय हुई हैं कि भाई ऐवान के अंदर हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो वहाँ कामयाबी के इम्कानात बहुत कम हैं। तो लिहाजा अब उन्होंने सड़कों पे आने का और उसके बाद ये जलसे करने का फ़ैसला किया है। जी, पहले मरहले में जलसे मेरे ख्याल में ये दिसंबर तक करेंगे, जनवरी में फिर ये लाहौर से लॉन्ग मार्च करेंगे जिसमें मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, मोहतरमा मरियम नवाज़ और बाकी जो महमूद खान चकजई, सरदार अख्तर जान मैंगल, इनके अलावा बाकी जो पार्टियाँ शामिल हैं वो एक वहाँ से मेरे ख्याल कंटेनर पे सवार होंगे और वो फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। वो कहते हैं कि ये मार्च जो हमारा फ़ैसला कुन होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हम लाहौर इस्लामाबाद पहुँचेंगे नहीं, पहले हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है। आपको नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो ने तो ये भी कहा था कि वो गिलगित में हम हुकूमत बनाएंगे, लेकिन शेख रशीद साहब ने उनसे पहले ही बता दिया, पूरा प्लान बताया जी शेख रशीद साहब ने। ठीक है। ये तो कभी पाकिस्तान में कहीं कोई हकाइक खुले, कोई ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन बना या कभी कोई JIT बनी और उस JIT में शेख रशीद साहब कभी पेश हुए तो फिर उनसे ये पूछा जा सकता है कि भाई आपको ये किसने बताया था। सर, बन भी जाए और रिपोर्ट्स भी आ जाएं, वो पब्लिक भी नहीं हुआ करते। बिल्कुल आपने सही कहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा ताकतवर आदमी जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ताकतवर वज़ीर आज़म था, महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जारी नहीं कर सका था, उसने नहीं की। तो वही सूरत हाल है ना, अगर बन भी जाए, आप ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा इसी हवाले से अब क्या, लेकिन टेक्निकली अगर सिंध हुकूमत रिजाइन करती है तो क्या फिर वज़ीर आज़म के लिए ये नए इंतखाबात के लिए रास्ता हमवार नहीं होगा? जिस टेक्निकल आईनी तौर पर आप देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि सिंध हुकूमत चली जाए, सेनेट कौमी असम्बली से सारे लोग चले जाएँ और सूबाई असम्बलियों से अपोजिशन के लोग चले जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। अच्छा। और फिर जो हाउस है वो पूरा नहीं होगा इलेक्शंस के लिए। अगर सिंध असम्बली चली जाती है तो वहाँ मतलब पूरा नहीं होंगे सेनेट के इलेक्शन के लिए, हाउस पूरा नहीं होगा, तो फिर सेनेट के इलेक्शन भी मेरे ख्याल में मुलतवी करने पड़ेंगे, इल्तवा का शिकार हो जाएंगे, उनको मुलतवी करना पड़ेगा। और इसी तरह फिर इतनी बड़ी तादाद में इलेक्शन कराए नहीं जा सकते। मुझे ये यकीन है। एक तो मैं आपको और बात बताऊँ, पहले ये होता था कि जब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई तसादम हो गया, कोई तनाज़ा पैदा हो गया, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट दरमियान में आ जाती थी और इस्टेब्लिशमेंट आके मामलात को हैंडल कराती थी और मामला तय कराती थी। आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो इसहाक़ खान ने बरतरफ़ कर दी, वो कोर्ट से बहाल हो के आ गया। फिर मियाँ नवाज शरीफ और इसहाक़ खान के दरमियान बहुत ज़्यादा तलख़ी पैदा हो गई और वो मामला चल नहीं पा रहे थे। फिर जनरल वहीद काकड़ जो आर्मी चीफ थे उस वक्त, वो दरमियान में आए और उन्होंने दोनों को कहा कि आप रिज़ाइन करें और दरमियान में एक रास्ता निकाल के और मुल्क को आगे बढ़ाया। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ऐसी हो गई है कि शेख रशीद साहब ने बातें, हालांकि दुनिया भर के सियासतदान जो हैं वो अपनी अपनी इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते में होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मामला कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा होता रहा है, लेकिन शेख रशीद साहब ने ये कह के कि फ़लाँ बंदा उनसे मिलता रहा और ये मिलता रहा, अब लोग जो हैं वो अपने अपने किनारे पे चले गए हैं। अब मैं समझता हूँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं, अपोजिशन में शामिल, ख़ासतौर पर PDM में जो शामिल जमातें हैं, उनके दरमियान एक महंगी का फुकदान हो गया है। अब उनके दरमियान एतमाद का एक जो ताल्लुक़ था वो ख़त्म हो गया है। ये नुकसानदेह है। ठीक है, ये दोनों तरफ। हालांकि मरियम नवाज साहब वो BBC के इंटरव्यू में इशारा दे चुकी हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जी, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा ना कि मुज़ाकरात अब आवाम के सामने होंगे और PDM के प्लेटफॉर्म से होंगे। बिल्कुल ठीक तो है। ये इसी वजह से हुए ना कि जो शेख रशीद साहब जो हैं वो अपना ऐलान कर देते हैं हर जगह पे जहाँ जाते हैं और फ़ौरन अपना झंडा गाड़ देते हैं और कहते हैं मैंने ये करूँ। बाज़ दफ़ा आपके ऐसे दोस्त होते हैं जो मैं समझता हूँ कि नादां दोस्त भी बाज़ दफ़ा आपके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, जैसे इस्टेब्लिशमेंट के लिए शेख रशीद मुश्किलें पैदा करते जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह जाहिर है वो फिर छुप छुपा वाली बात जो है वो पॉलिटिकली उनके लिए नुकसानदेह साबित, साख मुतासर होती है। अच्छा, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर।
वफाकी काबीना का जिस इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, और ज़ाहिर है वफाकी काबीना के इजलास से हम हमेशा कहा करते हैं कि आवाम के फ़ैसलों की तवक्को की जाती है, यार कोई अच्छे फ़ैसले आ जाए, महंगाई में कमी आ जाए, लोगों के मसाइल हल हो जाए। लेकिन आज कुछ फ़ैसले हुए, इम्पोर्ट के हवाले से, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के हवाले से भी कुछ जिक्र हुआ, दीगर मामलात भी हुए। सवाल ये है कि इंतखाबी इस्लाहात की भी बात हुई, और ये नुक्ता आपके इल्म में है कि PDM ने जो आज चार्टर ऑफ पाकिस्तान दिया है उसमें सर फहरिस्त है कि शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। तो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से वज़ीर आज़म ने ये गुफ्तगू में ये बताया कि वो अपोजिशन को भी इसमें शामिल करेंगे, और मिल बैठ कर हम चाहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात की जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाया जाए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को शामिल किया जाए। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त हुई। बार बार आप भी शिकवा करते थे कि वज़ीर आज़म अपोजिशन को साथ बिठाकर अगर बात करें तो मामला आगे बढ़ सकते हैं। देखें, मैं समझता हूँ नकी साहब के इंतखाबात को शफाफ बनाना चाहिए और इंतखाब को अमल को शफाफ होना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन इंतखाबी अमल को शफाफ बनाना इतना अहम नहीं है जितना नेशनल सिक्योरिटी का मामला अहम होता है। नेशनल सिक्योरिटी के अहम मामले में वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ नहीं लाते। जितने भी इजलास हुए हैं उसमें आर्मी चीफ आए हैं और उन्होंने आके ब्रीफिंग दी है अपोजिशन को, उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। जब प्राइम मिनिस्टर नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर अपोजिशन से बात नहीं करना चाहते तो ये जो इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी है या इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने के लिए जो मामलात हैं ये कौन करेगा? अपोजिशन के पास कौन, हुकूमत के पास कौन सा ऐसा वज़ीर है जो अपोजिशन के पास चला जाए और बात करे? सारे वो हैं जिन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर अपोजिशन को गालियाँ दी हैं। हमारा मुल्तानी मखदूम जो है शाह महमूद कुरैशी, हालांकि वो आदतन आदमी ऐसे नहीं हैं शाह महमूद कुरैशी सर। आपसे बिल्कुल मज़ीद भी इस पर बात करेंगे और तज्जिया लेंगे। नाज़रीन, जहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, कुछ देर पहले ही मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू की है। सजाद तरीन साहब बहुत सी बातें की हैं, कुछ नायब सदूर के ऐलानात भी किए हैं मौलाना साहब ने। उसमें एक बड़ी अहम बात जो की है, उन्होंने कहा जब सवाल किया गया कि आप हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे, तो उन्होंने PDM कोई हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो हुकूमत को आवाम का नुमाइंदा ही नहीं समझते। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक वक्त ये था कि जब ये हुकूमत मुंतखब होकर आई थी, उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि हलफ ही ना लिए जाएँ, लेकिन पीपल्स पार्टी और प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब ने मुदाखलत की और सारी अपोजिशन को राज़ी किया और सब ने ओथ लिया और हलफ लेके सारे असम्बली में आए और मामला आगे चले। उस वक्त अपोजिशन की ख्वाहिश ये थी कि हुकूमत से कोई मुज़ाकरात किए जाएँ, कोई बातचीत की जाए कुछ इशूज़ पर और उन इशूज़ को हल किया जाए। लेकिन उस वक्त खान साहब जो थे वो बहुत स्पीड में थे और अभी तक वो हैं। उन्होंने कहा नहीं, आज जो उन्होंने बात की अब तो मामला बहुत आगे निकल गए हैं। नकी साहब, मेरे इल्म में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं ऑन एयर कह नहीं सकता कि आने वाले दिनों में जो होने वाला है। देखें, हम उस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं रखते जिस तरह की शेख रशीद साहब के पास होती है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि आने वाले जो अगले 2 माह हैं वो बहुत ज़्यादा तल्ख हो जाएंगे इस मुल्क के लिए। और आप देखिएगा कि मुल्तान का जलसा, उसमें जो गुफ्तगू होगी, और फिर आगे पेशावर का जो होने जा रहा है जलसा, फिर 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बरसी है और बरसी पे जलसा होगा। वहाँ तक पहुँचते हुए इस माहौल बहुत तल्ख हो जाएगा। और अब इस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस बात का एहसास हो गया है तो वो उन्होंने जब दिया तो इसमें बहुत ताख़ीर हो चुकी है। अब अपोजिशन बात नहीं करेगी, क्योंकि अब अपोजिशन को भी बेशक गिलगित बल्तिस्तान से हुकूमत जीत गई है और बज़ाहिर को रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप देखें अपोजिशन के जो मेंबरान हैं, अपोजिशन के जो रहनुमा हैं, जो लीडर हैं, वो कोई उनके पास एक उम्मीद है। अब मैं उनको अल्फाज में नहीं बयान कर सकता कि उम्मीद कहाँ से आई है, कैसी उम्मीद है, लेकिन उनके पास एक उम्मीद है और वो ये समझते हैं कि कुछ ना कुछ होगा अगले 2 माह के दौरान। नहीं, ये देखिए, पाकिस्तान की जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है उसमें उम्मीद की शमा तो कहीं से रोशन जब होती है तो वो रोशनी जब नज़र आती है तो वही एक उम्मीद की किरण है जिसकी जानिब सब लपकते हैं। वो तो जाहिर है, जैसे अभी आपने इब्तिदा में जिक्र किया कि वो मामलात तो बिल्कुल ही वो वाली उम्मीद की किरण ही बंद है, वो दरवाज़े ही बंद हैं, और वो ख़ुद अपोजिशन उस पर जिक्र कर चुकी है या शेख रशीद साहब ने किनारे पे कर दिया है। इसके अलावा कुछ है आप समझते हैं? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि बाज़ दफ़ा मैंने एक दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से इंटरव्यू किया, कई दफ़ा उनके इंटरव्यू किए, लेकिन कुछ इंटरव्यूज़ में उन्होंने बहुत यादगार बातें की। एक दफ़ा उनसे मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि बाज़ दफ़ा हालात इंसान को उस मोड़ पर ले आते हैं,
हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे फ़ैसले कर जाता है जो वो नहीं करना चाहता। तो देखें, अपोजिशन जो है वो अगले 2 माह में को माहौल इतना गर्म कर देती है, मुल्क में कोई तारीख बड़े पैमाने पर शुरू हो जाती है और मुल्क को ब्लॉक कर दिया जाता है, बड़े शहर ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो फिर यकीनन मामला जो हैं पहले भी हुकूमत की ग्रिप से निकलते जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे। तो इस बात के इम्कानात तो हैं ना कि मामलात ही इस नैच पर आ जाएं कि जहाँ फिर सोचने वाली ताकतें जो हैं उनको ये सोचना पड़ जाए कि अब कुछ किया जाए। लेकिन अभी तक बज़ाहिर कुछ नहीं है, वो जो मैंने पिछले हाफ में बात की है, तो अभी तक सूरत हाल वही है, अभी तक सूरत हाल उसी जानिब है। दूसरा ये अभी मौलाना साहब ने ये बात भी की कि उनका शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होगा, वो अपने वक्त पे जलसे करेंगे, पीडीएम अपने जलसे जुलूस आगे बढ़ाएगी और कोरोना की आड़ में अगर रोकने की कोशिश भी की जाएगी तो उसको खातर में नहीं लाया जाएगा। ये अभी गुफ्तगू की है मौलाना साहब ने। तो अब ज़ाहिर है एक जानिब कोरोना है, हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की, रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर बात होगी भी सही। तो ज़ाहिर है इतनी ख़तरनाक सूरत हाल में ये मजमा इकट्ठा करना और ये काम करना, तो इस हवाले से क्योंकि वो तो आप ये बात कर रहे थे कि हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, ये तो आज मौलाना साहब ने कहा हम मुज़ाकरात करते नहीं हैं जब वो नुमाइंदे नहीं हैं, ये तो क्लियर हो गया ना। दूसरा मामला कोरोना का है, अब उस हवाले से किस पर जिम्मेदारी आयद होगी, कौन आगे? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जिम्मेदारी पहले दिन और आखिरी दिन जो जिम्मेदारी आयद होगी वो हुकूमत पर होगी, क्योंकि हुकूमत ने मुल्क चलाना होता है, अपोजिशन ने मुल्क नहीं चलाना होता। अपोजिशन ने तो हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करनी होती है, उनका प्रोग्राम जो हुकूमत बनाती है उस पर तनकीद करनी होती है और बताया जाता है कि ये मुल्क के मफाद में है, नहीं है, इसमें नुकसान क्या है, इसमें फ़ायदा क्या है। लेकिन ये जो हमारी हुकूमत है, इस हुकूमत ने कोई ऐसा रोल नहीं किया, चाहे कश्मीर का इशू हो, कश्मीर से बड़ा इस मुल्क में क्या इशू हो सकता है। कश्मीर का इशू हो, उस पर कोई आल पार्टी से नहीं बुलाई गई, किसी किस्म की कोई वो नहीं की गई, अपोजिशन से मशावरत नहीं की गई। बल्कि जब अपोजिशन लीडर ने बात की शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि आपका ख्याल है मैं जंग शुरू कर दूं, हमला कर दूं मैं। मतलब उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने मशावरत नहीं की, कश्मीर के इशू पर कोई मशावरत नहीं हुई। फिर उसके बाद कई इशू आए, फिर कोरोना का इशू आया। कोरोना के इशू पर आपने देखा ऐसे लग रहा था जैसे सिंध और वफाक जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। प्राइम मिनिस्टर कुछ कहते थे, चीफ मिनिस्टर सिंध कुछ कहते थे, उस पर कोरोना पे कोई इन्होंने बात नहीं की है पोजीशन पे। हालांकि होना ये चाहिए था कि कश्मीर के इशू पर भी एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती और अपोजिशन के लोगों को ये कहा जाता कि जनाब आप जाएं, मुख्तलिफ ममालिक में जाएं और जाके बात करें, सही है, कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है। इसी तरह कोरोना के मामलात पर भी अपोजिशन को एतमाद में लिया जाता, एक आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती, तमाम लीडर्स। ये गोल मेज और आल पार्टीज इसलिए बुलाई जाती हैं कि कुछ पार्टियाँ ऐसी होती हैं जो मुल्क में मौजूद होती हैं लेकिन पार्लियामान में उनकी नुमाइंदगी नहीं होती, तो उनको भी बुलाया जाता है, उनसे भी बातचीत की जाती है, उनको बताया जाता है कि यार ये मसाइल दरपेश हो रहे हैं मुल्क को, ये कोरोना आ रहा है, ये लोग जो हैं इसमें बहुत मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे, तो कुछ ऐसा रास्ता अपनाया जाए, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे हम अपनी आवाम को बचा सकें। तो हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई इकदाम नहीं किया गया। अब अपोजिशन ये समझती है कि उनके जलसों को रोकने के लिए, उनके जलसों को ख़त्म करने के लिए, उनकी तारीख ख़त्म करने के लिए हुकूमत ये इकदाम कर रही है, तो अब तो अपोजिशन नहीं मानेगी। जी ठीक है, अब नहीं मानेगी, अब ये मामला ऐसे ही बढ़ेगा, अब ये ऐसे बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा अब जाहिर है ये मामला तो बढ़ेगा। एक अहम बात चूँकि आखिरी हमारे पास वक्त है और उसमें CDA का हमने जिक्र किया था, हमने अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी इसकी बात की, उसके इकदामात की। जब मेयरशिप से ये CDA की जानिब मामलात जो हैं वो कॉरपोरेशन से उस जानिब गए हैं तो बहुत अच्छे इकदामात किए गए हैं। अब सुनने में आ रहा है कि इस्लामाबाद की, बल्कि हमने देखा मुख्तलिफ मकामात पर, आपने यकीनी तौर पर देखा है कि इस्लामाबाद की रोशनियाँ बहाल हो रही हैं। तो ये CDA के कारनामे हैं या आप समझते हैं कि कुछ इस वक्त हुकूमत कुछ ये करना चाह रही है कि उन्होंने कहा है कि मामलात को बेहतर किया जाए? नहीं, देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि यहाँ CDA जो है वो 70 साल से इस्लामाबाद को बना के साफ़ सुथरा करके चला रहा था, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बल्दियाती इंतखाबात हुए और कॉरपोरेशन आ गई और MCI के आने के बाद इस्लामाबाद की हालत ऐसे बन गई थी जैसे एक कचरा कुंडी हो। शहर गंदगी से भर गया, सड़कें टूट गईं, सड़क पार्क वीरान हो गए। और आपको पता है न कि सब जिस मुल्क के, जिस कौम के पार्क वीरान हो उसके अस्पताल जो हैं वो आबाद हो जाते हैं, और जिस कौम के, जिस शहर के पार्क आबाद हों उसके अस्पताल वीरान हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर जब डिपार्टमेंट CDA को दिए गए और चेयरमैन CDA आमर अली अहमद ने
बहुत तेज़ी से काम किया। अब आप देखें, आपको तब्दीली नहीं लगती। बिल्कुल, उसी हवाले से शहर की रोशनियाँ बहाल हो गई हैं, पार्कों में रोशनी आ गई हैं, स्ट्रीट लाइट जो हैं वो सारा काम कर रही हैं। सफाई देखें कितनी है, तो हर जगह पे मॉडल विलेज जो हैं उनमें सफाई हो रही है, शहरों में सफाई हो रही है, पार्क जो हैं सफाई, सड़कें साफ़ हो रही हैं, सड़कों पे काम हो रहा है, आवाम के लिए जो है वो कारपेटिंग की जा रही है। जी, कारपेटिंग की जा रही है। उसके अलावा पैदल चलने वालों के लिए पुल बनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ G7 में बनाया जा रहा है। अब वो I9 जो कराची कंपनी पेशावर रोड पर जो वो है इतवार बाज़ार है, सस्ता बाज़ार, वहाँ बनाया जा रहा है ताकि अवाम पैदल एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाएं, क्योंकि वो हाईवे है बहुत बड़ी, वहाँ से स्पीड से गाड़ियाँ आती हैं, तो वहाँ कई जो है वो हादसा हुए हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा। तो मैं समझता हूँ चेयरमैन CDA को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने और काम बहुत तेज़ी से किया है जी। ये सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ कि आमिर अली अहमद साहब को जाता है, जिन्होंने एक दिन रात काम किया। रात को 12-12 बजे तक भी मैंने देखा कि स्ट्रीट लाइट ठीक करने वाले लोग लगे, यही लोग थे ना पहले, बिल्कुल सही, यही सारे थे। और हमने उनका एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा था कि हम एक पोर्टल बनाने जा रहे हैं जिस पे अगर आप देखें कि आपके घर के पास, आपके गली के पास कहीं कोई गंदगी पड़ी हुई, आप उसकी तस्वीर बनाएं और पोर्टल पे सेंड करें, उसकी सफाई हो फौरन करा दी जाएगी। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ इस्लामाबाद के नवाही जो करीबी एरियाज हैं, यानी वो CDA की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उस हवाले से मेरे ख्याल में इकदामात की बड़ी ज़रूरत थी। वो तो खैर शहर की सूरत हाल ही पहले कॉर्पोरेशन ने बदल दी। अब ये भी क्या कुछ पाइपलाइन में है कि जो इर्द गिर्द के इलाके हैं जिनको ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, जो कि CDA पहले कर रही थी? नहीं, वो बिल्कुल वो होंगे। और इसके अलावा मार्केटों में जो नाजायज़ तजावीज़ात हो गई थी, दुकानदारों ने आगे आप देखें फुटपाथ कवर कर लिए थे, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और पानी का जो मसला था उसको हल किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि खानपुर डैम से कितना लेना है, और फिर गाजी बरोथा का एक प्रोजेक्ट है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रावल डैम का भी देखा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ पानी का मसला हल किया जा रहा है, सफाई का मसला हल किया जा रहा है, रोड बेहतर बना दिए गए हैं, रोशनियाँ हो गई हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे ये वो हमारा जो है ना 5 साल पहले वाला इस्लामाबाद वापस दोबारा से वापस लौट आया है। मेरे ख्याल में इसी के साथ ही अगर तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारी अदा करें तो शायद इस्लामाबाद की तरह पूरे मुल्क की सूरत हाल बेहतर हो सकती है, पूरे मुल्क की रोशनियाँ लौट सकती हैं। एतजाज़ नकीर, सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।